हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं और इस टॉपिक का नाम रहने वाला है अपना पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, एरियल एंड फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। किस प्रकार से पक्षियों में अनुकूलन पाया जाता है जिससे कि वो हवा में आसानी से उड़ सकता है। दोस्तों, क्या मैं और आप हवा में उड़ सकते हो? नहीं। क्या अन्य जीव जंतु जैसे कि गाय, भैंस ये हवा में उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। तो पक्षी किस प्रकार से उड़ सकते हैं? इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, दूर दूर तक आसानी से उड़ जाते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो इसको हम आसानी से देखने वाले हैं, इजीली तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। अनुकूलन क्या होता है? प्रत्येक एनिमल में स्वयं को क्लाइमेट के प्रति, वातावरण के प्रति चेंज करने की कैपेसिटी पाई जाती है और इस कैपेसिटी को अनुकूलन कहा जाता है। प्रत्येक जीव में वातावरण के प्रति अपने आप को चेंज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे कि आपने रेगिस्तान के जहाज ऊंट के बारे में सुना ही होगा। नहीं सुना तो वो एड तो देखा ही होगा, पियो बिस्लेरी। ठीक है दोस्तों, ये एड तो आपने देखा ही होगा। ऊंट क्या होता है? वहां पर देखो, रेगिस्तान की हम बात करते हैं। रेगिस्तान में पानी की बहुत कम मात्रा पाई जाती है और इस पानी की बहुत कम मात्रा में ऊंट क्या होता है? सरवाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। वो क्या होता है, महीने भर प्यासा रह जाता है। वहां पर बहुत सारे पौधे उगते हैं और वो पौधे ऐसे उगते हैं कि वो बहुत कम पानी की मात्रा को अवशोषित करते हैं। उनमें उसी प्रकार से एडेप्टेशन पाए जाते हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की कम हानि हो। प्रकाश संश्लेषण का कार्य तना करने लग जाता है। तो इस प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अब फ्लाइंग एनिमल्स किसे कहते हैं? जो हवा में उड़ सकता है उसे फ्लाइंग एनिमल्स कहते हैं। वह जीव जो हवा में आसानी से उड़ सकता है वह फ्लाइंग एनिमल्स कहलाता है। तो देखो, पक्षियों में किस प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं ताकि वह हवा में आसानी से उड़ लेते हैं। तो दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं पक्षियों में जिसके कारण वे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। पहला अनुकूलन, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल अनुकूलन। ऐसा अनुकूलन या ऐसा एडेप्टेशन जो बाहर से आसानी से दिखाई दे जाता है उसे एक्सटर्नल एडेप्टेशन कहा जाता है। दूसरा एडेप्टेशन है इंटरनल एडेप्टेशन। ऐसा अनुकूलन जो अंदर से दिखता है, बाहर से हमें नहीं दिखाई दे सकता, वो पक्षी के आंतरिक रूप से पाया जाता है, इसलिए उसे इंटरनल एडेप्टेशन कहा जाता है। पहली बात याद हो गई। उड्डयन अनुकूलन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? कितने आदमी है दोस्तों? दो आदमी है, दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो अपन बिंदु बाय बिंदु इन पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सटर्नल एडेप्टेशन में कौन कौन से बिंदु आते हैं। सबसे पहली बात तो हम करते हैं बॉडी शेप, मतलब शरीर का आकार। शरीर का आकार, शरीर का आकार। जो पक्षियों के शरीर का आकार कैसा होगा? आपने देखा होगा, आपने बोट देखा होगा, नाव देखा होगा। नहीं देखा तो देख लेना। आपने बोट देखा होगा, उसके जैसा ही पक्षियों का आकार पाया जाता है। बोट क्या काम करता है? जो बोट होता है वो पानी में आसानी आगे की तरफ स्प्लिट करते हुए बढ़ता है। उसी प्रकार पक्षी भी क्या करते हैं? हवा को स्प्लिट करते हुए आसानी से मूव करते हैं। तो पहले बिंदु आपको याद हो गया, इनका जो शरीर के आकार होता है वो नाव के समान होता है जिससे ये हवा को स्प्लिट करते हुए आगे की तरफ मूव कर सके। दूसरी बात हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। मतलब प्रेजेंस ऑफ फेदर का मतलब होता है पंखों की उपस्थिति। पंखों की उपस्थिति। दोस्तों, पक्षियों के शरीर पर पंख पाए जाते हैं। अब ये पंख क्या काम करते हैं? पंख दो बड़े इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। पहला कार्य, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो समतापी होता है, एक असमतापी होता है। समतापी का मतलब वह जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता है, और असमतापी का मतलब क्या होता है? वह जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकता। हम समतापी है, पक्षी भी समतापी
जानवर होता है, मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये पंख है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को ये बाहर नहीं निकलने देते, ये बाहर नहीं जाने देते, जिसके कारण इनका बॉडी का टेम्परेचर नियमित रहता है। ठीक है दोस्तों, एक कार्य तो ये रह गया। और दूसरा कार्य क्या है, पंखों की सहायता से ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। पंखों की सहायता से क्या करेंगे, आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। तीसरा बिंदु है बीक एंड मोबाइल नेक। इनकी जो गर्दन है, आपने देखी होगी, पक्षियों की गर्दन होगी, वो इधर उधर मूव कर सकती है, मोबाइल के समान होती है, मतलब इधर उधर मूव कर सकती है। और चोंच क्या होती है, बीक का मतलब चोंच, चोंच चिमटी के समान होती है। और यह चोंच क्या होती है दोस्तों, पेड़ों के अंदर से कीटों को आसानी से बाहर निकाल लाएंगे, आसानी से, मतलब ये फूड को आसानी से गेन कर सकते हैं। इस तरीके से इनकी गर्दन होती है और इनकी चोंच होती है। तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु, इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो अग्रपाद है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद है, आपने वो देखे होंगे, फटफट फटफट फट, ये जो फटफट फटफट करते हैं, पंख होते हैं, ये क्या होते हैं, ये उनके अग्रपाद होते हैं जो रूपांतरित हो गए, किसमें, पंखों में रूपांतरित हो गए और उड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। समझ में आ गया ये बिंदु, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात है बाइपेडल लोकोमोशन। अगला बिंदु है बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा लोकोमोशन, ऐसा गमन जो 2 पैरों पर होता है उसे बाइपेडल लोकोमोशन कहा जाता है। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया है, इनके अग्रपाद तो पंखों में रूपांतरित हो गए, अब इनके पश्चपाद बचे, तो लोकोमोशन भी 2 पश्चपादों से ही तो होगा। 2 पीछे के जो पैर होते हैं उनसे ही तो ये इधर उधर जाएंगे, उसे ही कहा जाता है बाइपेडल लोकोमोशन। तो इनका जो लोकोमोशन होता है 2 पैरों से होता है, इसे ही कहा जाता है बाइपेडल लोकोमोशन। नेक्स्ट बिंदु है टेल एंड टेल फेदर्स, मतलब पूंछ और पूंछिए पंख। दोस्तों इनकी पूंछ में पंख पाए जाते हैं जो उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से इनमें बाह्य अनुकूलन, एक्सटर्नल एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। अभी हम आंतरिक अनुकूलन को भी देखने वाले हैं। दोस्तों आंतरिक अनुकूलन में क्या क्या आता है, आंतरिक अनुकूलन में पहला बिंदु है मॉडिफिकेशन इन मस्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों इनकी जो मसल्स है, मॉडिफिकेशन इनटू मस्कुलेटरी सिस्टम, इनकी मसल्स है जो बहुत ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक की जो प्रक्रिया होती है, नीचे आने की प्रक्रिया और ऊपर आने की प्रक्रिया इनकी मसल्स पर ही डिपेंड रहती है। तो इनकी मसल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है और आसानी से नीचे ले आती है, आसानी से ऊपर ले आती है। पूरा जो ज्यादातर भार है वो मसल्स पर ही डिपेंड रहता है, इसलिए इनकी मसल्स भी मजबूत होती है। यह भी एक कारण है कि ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं, क्योंकि मसल्स क्या होती है, पावरफुल। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन मॉडिफिकेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। इनकी आहार नाल में कौन सा परिवर्तन होता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल में कौन सा परिवर्तन होता है। दोस्तों ये हवा में देरी तक उड़ते हैं, तो इन्हें क्या है, अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इनका आहार नाल कुछ इस प्रकार से होता है कि इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा फूड को ग्रहण करते हैं, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत फास्टली कार्य करता है, जिससे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी उपलब्ध हो और ये हवा में देरी तक उड़ सकते हैं, और इस तरीके से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट बिंदु है अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग। इनमें श्वसन अंग उपस्थित होते हैं, इनमें लंग्स, फेफड़े तो पाए जाते ही हैं, और फेफड़ों के साथ में एयर सेक भी प्रेजेंट होते हैं, वायु कोश भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। एयर सेक क्या काम करते हैं, एयर सेक इनकी बॉडी के वेट को कम कर देते हैं, जिसके कारण ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। बॉडी का वेट कम हो जाएगा और ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है सर्कुलेटरी सिस्टम।
परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन होता है दोस्तों, इनका हृदय लार्ज होता है और बहुत डेवलप होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग फ्लो करता है, इसलिए इनका जो इनका जो हार्ट होगा वो भी डेवलप प्रकार का होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा होगी ताकि ये हवा में देरी तक उड़ सके। ये हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। इनका जो ब्रेन है, इनका मस्तिष्क है और इनके सेंस ऑर्गन है, ये वेल डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि उड़ते समय इनको अपने विजन नॉलेज पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इनके ब्रेन और सेंस ऑर्गन भी वेल डेवलप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम देखते हैं कि इनका जो ये हवा में उड़ते हैं, तो हवा में उड़ते समय इनके शरीर का वजन कम होना चाहिए। तो ये अपने शरीर के वजन को किस प्रकार से कम करते हैं? इनमें जो फीमेल होती है, जिनमें एक ही ओवेरी पाई जाती है और एक ही ओविडक्ट पाई जाती है, जिसके कारण इनमें जो फीमेल है उसका वजन कम होता है और आसानी से हवा में उड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन, मतलब अंत्यकंकाल। इनके अंत्यकंकाल में क्या परिवर्तन होगा जिसके कारण ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं? दोस्तों, इनमें जो अस्थियां होती है वो खोखली होती है। अस्थियों में अस्थि मज्जा, बोन मेरो की जगह उनमें वायु कोश से भरी होती है, अर्थात अंदर की जो अस्थियां हैं खोखली होती है और बहुत कम वजन की होती है, जिसके कारण इनका वजन कम होता है और ये आसानी से हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।